ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग जो है इसके ऊपर IAS 17 हमें गाइड करता है कि इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाए। समटाइम इस तरह से होता है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कंबाइन एक लीज़ या रेंटल एग्रीमेंट पे अक्वायर कर लेते हैं। अब लीज़ की जो इंस्टॉलमेंट है या पेमेंट पैटर्न है वो दोनों का इकट्ठा जा रहा होता है। फॉर इंस्टेंस मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर की और मैं उसका 10 लाख रुपए रेंट पे कर रहा हूँ। अब लैंड एंड बिल्डिंग इन दोनों की इंस्टॉलमेंट तो इकट्ठी जा रही है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि इसको ऑपरेटिंग लीज़ कंसिडर किया जाए या हम इसे फाइनेंसिंग लीज़ की तरफ लेके जाएं, जिसको कैपिटल लीज़ भी कहते हैं। तो IAS 17 एक तरफ हमें गाइड कर रहा है कि हम इसे सेपरेटली ट्रीट करें, मतलब लैंड को अलग से, बिल्डिंग को अलग से, क्योंकि जनरली दोनों की नेचर डिफरेंट होती है। तो फिर हम उस रेंटल एग्रीमेंट को जो टोटल कॉस्ट जा रही है उसको किस तरह से एलोकेट करते हैं, तो इसके ऊपर बड़ी एक अच्छी गाइडलाइन है IAS 17 की। देखते हैं। अंडर IAS 17 द लैंड एंड बिल्डिंग्स एलिमेंट ऑफ a lease of land and building are considered separately for the purpose of lease classification। तो याद होगा आप लोगों को, हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर बड़ी बहस की थी कि वाई वी डू क्लासीफाई लीज इनटू सब कंपोनेंट्स दैट आर फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग लीज। और हमें आंसर भी हमने तलाश किया था कि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। इसके ऊपर काफ़ी हम लोग बात कर चुके हुए हैं। ओके, A lease of a land is normally treated as operating lease। बेटा नॉर्मली जो स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है, नॉट ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, लैंड को ऑपरेटिंग लीज कंसिडर किया जाए और जो बिल्डिंग है उसे फाइनेंसिंग लीज कंसिडर किया जाए ऑन नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अनटिल और अनलेस आपको ऐसे क्यों इशारे मिल जाएं, ऐसी बात मिल जाए, फॉर इंस्टेंस अनलेस द टाइटल इज एक्सपेक्टेड टू पास एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अगर आपको ये भी पता चल जाए कि टाइटल पास हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप इसको ऑपरेटिंग लीज लैंड को कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो स्टैंडर्ड की गाइडलाइन अवेलेबल है। वो सिंपल रूल ऑफ थंब स्टैंडर्ड जो देता है वो ये है कि आपने लैंड को ऑपरेटिंग लीज कंसीडर करना है और जो है वो बिल्डिंग को कंसिडर करना है फाइनेंसिंग लीज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि ठीक है, मान लिया कि दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट दोनों की फॉर इंस्टेंस अगर इकट्ठी जा रही है, फॉर इंस्टेंस 3 लाख रुपया, अब लैंड को कितना एलोकेट किया जाए और बिल्डिंग को कितना एलोकेट किया जाए, अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर बेटा जो IAS 17 की गाइडलाइन है वो हमें ये कहती है कि आपने जो क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, जो इन दोनों की फेयर वैल्यू है उसके ऊपर क्लासीफाई कर दें। और अगर आप इनको रिलायबली एलोकेट ना कर सकें, फॉर इंस्टेंस दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है लैंड और लैंड की, और आप कह सकते हैं जो बिल्डिंग है इनकी प्राइसेस में बहुत फ़र्क है, तो देयर इज़ अनदर वे कि आप इन दोनों को फाइनेंस लीज कंसिडर कर दें। बट जनरली आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप इन दोनों को रिलायबली एलोकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अब वो किस तरह से होगी, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल आएगी, उस एग्जांपल को देखेंगे और उससे हमें मज़ीद हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि हम किस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग को सेग्रीगेट कर सकते हैं। एनी हाउ दैट वाज अ वैलिड पॉइंट, दैट वाज अ गुड पॉइंट, दैट इज़ गाइडेड बाय IAS 17 के लैंड एंड बिल्डिंग को अलग अलग हम लोगों ने कंसिडर करना है। ओके, दिस इज द एग्जांपल। फर्स्ट लेट मी रीड दिस। अ बिजनेस हैज टेकन आउट a new lease on a factory building and surrounding land. The fair value of the building is 5 million, $5 million, 50 लाख डॉलर की ये जो फेयर वैल्यू है उस बिल्डिंग की। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज़ 3 मिलियन, और जो लैंड है उसकी फेयर वैल्यू 3 मिलियन है। अब फेयर मार्केट वैल्यू हमें मिल गई।
द लीज इज़ फॉर 20 years with annual payments in arrears of $5 lakh। हर साल जो आपने रेंट पे करना है, जो रेंटल्स जाएंगे या इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, वो $5 लाख है, 0.5 मिलियन। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि IAS 17 ने कहा था कि लैंड को अलग से कंसिडर करें, बिल्डिंग को अलग से कंसिडर करें। अगर दोनों की नेचर अलग अलग कर देंगे तो डेफिनेटली उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे एक अमाउंट गिवन है $5 लाख जो हम हर साल पे कर रहे हैं, तो इसको किस बेस पे तोड़ा जाएगा तो देखते हैं। द लीज पेमेंट्स विल बी स्प्लिट इन लाइन विद द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग। अब दोनों की फेयर वैल्यू जो है 5 लाख रुपया आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 3/8। अब आपकी जो एलोकेशन है इस पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट की बिल्डिंग के हिस्से में कितनी आ रही है कि बिल्डिंग की जो लैंड की जो फेयर वैल्यू है दैट इज़ 3 मिलियन, और टोटल दोनों की फेयर वैल्यू आ गई 3 + 5 8। अब जो बिल्डिंग के हिस्से में जो अमाउंट आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, और जो लैंड के हिस्से में अमाउंट आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। तो देखते हैं 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/8, तो ये आपकी लैंड की फेयर वैल्यू आ गई दैट इज़ 187,500। और इसी तरह से जो बिल्डिंग है उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से एलोकेशन हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करें तो वो टोटल 5 लाख बनेगा। अब इससे क्या होगा, हम 1,87,500 को सेपरेटली कंसिडर करेंगे और 3,12,500 को अलग से कंसिडर करेंगे। याद करें कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिटेल में बात की थी कि अगर हम लीज़ की नेचर को चेंज कर दें तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही बदल जाती है, हमारी रेशोज़ बदल जाती हैं। और वो जो चलें इस लेक्चर के एंड पे हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं कि अगर हम कैपिटल लीज को छोड़ के ऑपरेटिंग लीज की तरफ जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एनी हाउ इस अप टिल नाउ हम लोगों ने ये देख लिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को सेपरेटली ट्रीट करना है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हम एक लीज को फाइनेंस लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, ये स्लाइड हमें एक्सप्लेन करिए। IAS 17 रिक्वायर्स दैट व्हेन एन एसेट चेंजेस हैंड्स अंडर ए फाइनेंस लीज द लेसर एंड लेसी शुड फॉर द ट्रांजैक्शन एज थॉट इट वर अ क्रेडिट सेल। तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि वो एक क्रेडिट सेल थी। अब क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में जो बंदा एसेट परचेज कर रहा है, जो हमारे इस केस में लेसी है, वो डेबिट साइड पे एसेट को रिकॉर्ड करेगा, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में एक नॉन करंट एसेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। और वो नॉन करंट एसेट मुफ्त में तो नहीं आ गया और ना ही उसने उसकी फुल पेमेंट की है, उसने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है और उसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जानी है, दैट इसलिए वो लायबिलिटी जनरेट करेगा। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो इफ़ेक्ट्स आ गए। बैलेंस शीट पे एक साइड पे एसेट नॉन करंट एसेट में आ गया और दूसरी साइड पे लायबिलिटी। अब देखने में तो बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है कि अच्छा एक साइड पे एसेट आ गया दूसरी साइड पे लायबिलिटी आ गई, बात बराबर। लेकिन बेटा आपकी फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। जब तक वो लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में नहीं थी, मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ और थी, मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन कुछ और थी। लेकिन जब वो लायबिलिटी भी ऐड हो जाएगी तो मेरी सॉल्वेंसी चेंज हो जाएगी, डेट टू इक्विटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरी लायबिलिटी जो अब बढ़ गई है, पहले से डेट बढ़ गया है। और इसी तरह जब एसेट साइड की बात करते हैं, जब तक एसेट नहीं था मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ और था, रिटर्न ऑन एसेट कुछ और था, टोटल एसेट्स की वैल्यू कुछ और थी, उसके ऊपर रिटर्न की वैल्यू और आ रही थी। लेकिन अब
चूँकि मैंने एसेट बी रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब मेरा रिटर्न ऑन एसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो चेंज हो जाती है जब आप एक लीज को फाइनेंसिंग लीज कंसिडर करती हो। डेफिनेटली आप खुद कंसिडर नहीं करते, स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी है और वो 4 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए कि जो हमने सामने रख कर ये डिसाइड करना है कि आया एक लीज कैपिटल लीज होगी या फाइनेंसिंग लीज, सॉरी कैपिटल लीज होगी या ऑपरेटिंग लीज। ओके, नाउ द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन दिस वे इज़ द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो ये तो हमें पता है, हम अपने एसेट्स को ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, एलसीएम का रूल है। लेकिन मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या थी? मिनिमम लीज पेमेंट्स वर द मिनिमम पेमेंट्स, या आप इंस्टॉलमेंट्स भी इसको कह सकते हैं। अब एसेट को हमने रिकॉर्ड कर लिया, एक तो उसकी रिकॉर्डिंग है, लेसी उसको रिकॉर्डिंग करेगा। अभी हम बात याद रहे फाइनेंसिंग लीज की कर रहे हैं, जिसको कैपिटल लीज भी कहते हैं। एक तो उसकी बुक्स में एसेट आ जाएगा, दूसरी साइड पे लायबिलिटी जनरेट हो जाएंगी, और एट द सेम टाइम अब अगर एसेट आ गया है तो स्टैंडर्ड गाइड करता है कि उस एसेट को डेप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए IAS 16 एंड IAS 38, IAS 16 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 38 इज़ अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन की भी गाइडलाइंस मौजूद है। एनी हाउ, द एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड over the shorter of the lease term और the assets useful life। तो ये भी स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है, हम देख लेंगे। and most of the time this will be a lease term। anyhow this is the point to decide कि हमने अपने एसेट्स को जो डेप्रिशिएट करना है उसमें टाइम जो है वो इसकी लेंथ ऑफ टाइम या एस्टिमेटेड लाइफ वो कितनी रखनी है, वो हमारे स्टैंडर्ड की गाइडलाइन हमारे सामने है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ऑपरेटिंग लीज। इससे पहले हमने बात की है, अगर एक लीज़ जो है वो फाइनेंसिंग लीज़ होगी तो फिर क्या होगा, लेसी क्या करेगा? लेसी उसको अपनी बुक्स में एक नॉन करंट एसेट जनरेट करेगा, दूसरी साइड पे लायबिलिटी बढ़ जाएंगी, इसके साथ साथ वो उसको डेप्रिशिएट करेगा। उसकी भी गाइडलाइन हम लोगों ने देख ली। अब अगर वो लीज़ या जो रेंटल एग्रीमेंट था वो ऑपरेटिंग लीज़ अगर हम उसको कंसिडर करें तो फिर क्या होगा? तो फिर सिंपल ये एक रेंटल एग्रीमेंट है, जो पे कर रहा है वो रेंट एक्सपेंस जनरेट करेगा, और जो इसको रिसीव कर रहा है उसके लिए रेंटल इनकम है। अब द क्वेश्चन इज हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, हाउ लेसी विल ट्रीट इट। लेसी क्या कर रहा है? सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट में याद रखे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट पेमेंट होती है। अब प्रिंसिपल को अलग से ट्रीट किया जाता है, इंटरेस्ट को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब नॉर्मली होता क्या है, जब एग्रीमेंट होता है तो पूरी की पूरी एक इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट गिवन होती है कि भाई हर महीने या हर क्वार्टरली या सेमी एनुअल या साल के बाद इतनी 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 इंस्टॉलमेंट जाएगी। अब अकाउंटेंट ने उसको ब्रेक करना होता है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो ब्रेक करने के लिए उसका लीज अमोर्टाइजेशन या लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है, उसको भी आज हम देखेंगे। तो चूंकि एक इंस्टॉलमेंट जो लमसम गिवन है उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट ने बेटा चार्ज होना होता है इनकम स्टेटमेंट में एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेसी की टोटल लायबिलिटी जो उसने लोन लिया हुआ है, जो उसने पूरे का पूरा वो एसेट यूज़ कर रहा है और लायबिलिटी जनरेट की हुई है, वो उसकी सारी की सारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को रिड्यूस करता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने अगर 5,000 रुपये का रेंट पे किया है तो उसमें 4,000 मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, 1,000 अगर मेरा रेंट था, तो 4,000 प्रिंसिपल मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को कम करेगा क्योंकि मैंने पे कर दिया है, और 1,000 मेरा रेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरेट होगा इनकम स्टेटमेंट में। तो ये इफ़ेक्ट आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से होगी अगर वो लीज़ एक ऑपरेटिंग लीज़ है। तो होपफुली यू हैव गॉट इट। ओके,
अब हम लोग ये जो सारी बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग लीज़ की अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और जो कैपिटल या फाइनेंसिंग लीज़ है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट है। अब हम इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट। तो इससे आई होप कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा जो है वो इन्हांस होगी। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस इलस्ट्रेशन। A company leases an asset on 1st January 2005. It has no other assets or liabilities. कोई और एसेट या लाइबिलिटी मौजूद नहीं है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक स्पेसिफिकली जो एग्जांपल जो है वो मैंने रखी है स्लाइड्स में। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज Estimated economic life of the leased asset is 5 years with an expected salvage value of 0 at the end of 5 years. तो उसकी जो expected life है, estimated life है वो 5 साल है. The company will depreciate this asset on a straight line basis over its economic life. The lease has a fixed non-callable term of 5 years with annual minimum lease payments of $2505. $2505 जो है वो इंस्टॉलमेंट है जो पे की जाएगी हर साल, पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो जो इसका पेमेंट पैटर्न है दैट इज़ ऑन एनुअल बेसिस। याद रहे कि बेटा अगर पेमेंट पैटर्न चेंज हो जाए तो हमारा इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से लास्ट लेक्चर में देखा होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऑन दी लीज इज़ 8% पर ईयर। 8% इंटरेस्ट रेट है। तो याद रखिए लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल, अभी लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल हम बना नहीं रहे, लेकिन जब बनाएंगे तो उसके लिए एटलीस्ट हमें इंस्टॉलमेंट प्लान, नंबर 2 इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 पेमेंट पैटर्न, इन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो हम लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल नहीं बना सकते। ओके, अब हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये एक लीज़ एग्रीमेंट है, 5 साल उसका टाइम है, एनुअल लीज़ पेमेंट्स हैं, हर साल $2505 पे करने हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ दिस लीज़ एग्रीमेंट, इफ़ वी कंसिडर इट द फाइनेंशियल लीज और वी कंसिडर इट द ऑपरेटिंग लीज, देन हाउ इट विल बी अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट। इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे बैलेंस शीट के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ द लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल। यू कैन सी द फर्स्ट कॉलम इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, 2005, 6, 7, 8, 9, ये 5 साल तक की लीज़ है, 5 से लेके 9 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज़ बिगिनिंग लायबिलिटी, देन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टोटल एंड क्लोजिंग लायबिलिटी। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल या लोन अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया क्यों जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये इसलिए बनाया जाता है कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकें। लाइक ये आप देख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट जो थी वो ₹2505 की थी जो 5 सालों तक पे करनी थी। हर साल हम इसको ब्रेक कर रहे हैं प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में। तो लोन अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाने का बुनियादी मकसद, आप अपनी इंस्टॉलमेंट को ब्रेक करते हैं इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में। और इसका जो एक और बेनिफिट है, एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी टाइम आप अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग लायबिलिटी देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लोन के स्टार्ट में हमने $10,000 देना था, $10,000। अगर मैं पूछूं जी 2007 के बाद अब हमारी लायबिलिटी कितनी है, तो एंड में क्लोजिंग लायबिलिटी इज़ 4466। तो किसी भी टाइम पे आप अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग लायबिलिटी भी देख सकते हैं। एनी हो, सबसे पहले देखते हैं 2005 के स्टार्ट में ये $10,000 जो थी ओपनिंग लायबिलिटी थी। अब क्वेश्चन में तो $10,000 नहीं था, तो हाउ
वी हैव कैलकुलेटेड इट। तो याद रखिएगा बेटा, जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं अगर उनको डिस्काउंट कर लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो वो हमेशा लोन की ओपनिंग लायबिलिटी होती है। फॉर इंस्टेंस ये 2505 जो है वो 5 सालों के लिए पे कर रहे थे। इन 5 सालों के 2505, दिस इज़ अ मिक्स स्ट्रीम। आपको तो बेहतर पता होगा कि एक एनविटी होती है, एक मिक्स स्ट्रीम होती है, परपेचुटी होती है। ये एक एनविटी है, इस एनविटी को आप अगर डिस्काउंट करें तो उसकी वैल्यू 10,000 होगी। अब ये क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो बेटा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इस 10,000 को, ये ओपनिंग लायबिलिटी थी, इंस्टॉलमेंट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट भी गिवन था 8%। तो ओपनिंग लायबिलिटी के ऊपर 8% लगाया तो आपका इंटरेस्ट आ गया 800। अब चूंकि आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन है 2505 और आपको ये भी पता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करें तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ब्रेक कर दिया 2505 को प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट पे, और जो क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी दैट इज ओपनिंग लायबिलिटी माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस किया तो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। और ये जो क्लोजिंग लायबिलिटी एट द एंड ऑफ 2005 है वो 2006 की ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह से दोबारा ओपनिंग लायबिलिटी के ऊपर हम 8% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, वो ये अमाउंट आ जाएगी। और इंस्टॉलमेंट चूँकि हमें गिवन है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगी। और जो क्लोजिंग लायबिलिटी है दैट इज़ हम ओपनिंग लायबिलिटी में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारी ये क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से हम लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेंगे। अभी हम इसके बाद एक्सेल शीट पे भी इसको देखेंगे कि हम लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनाते हैं। अब हमने देखना ये है कि अगर इस लीज एग्रीमेंट को ऑपरेटिंग लीज कंसीडर करें तो फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, या इसको कैपिटल या फाइनेंसिंग लीज कंसीडर करें तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। ओके, हम देखते हैं कि इनके क्या इफेक्ट्स आएंगे। राइट, नाउ यू कैन सी द इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव लीज अकाउंटिंग मेथड्स। वो जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें 5 साल की लीज़ थी 2005 से लेकर 2009 तक। अगर उस लीज़ को हम लोग ऑपरेटिंग लीज़ कंसिडर करें तो लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इनकम स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ऑपरेटिंग लीज़ में हमें पता है कि वो जस्ट एक रेंटल एग्रीमेंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एसेट जो है ऑपरेटिंग लीज़ में लेसर का ही रहता है। तो लेसी सिर्फ रेंट पे कर रहा है और उसकी इनकम स्टेटमेंट में सीधा जो है वो रेंट एक्सपेंस चार्ज करेगा जो इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो हमें पता है $2505 की इंस्टॉलमेंट थी, 5 साल तक ये इंस्टॉलमेंट पे करता जाएगा और उसके 5 साल में 5 सालों में इनकम स्टेटमेंट को 2505 चार्ज होता जाएगा, जो कि एट द एंड 12,525 आप लोग देख सकते हैं टोटल जो उसकी एक्सपेंस होगा ओवर द 5 ईयर्स। बट इफ़ वी कंसिडर इट द कैपिटल लीज, अगर हम इसको कैपिटल लीज कंसिडर करें तो आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा, चौथा और जो 5वां कॉलम है वो कैपिटल लीज को डिस्क्राइब कर रहा है। कैपिटल लीज में लेसी जो है उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कंसिडर चार्ज करना है अपनी इनकम स्टेटमेंट को, और चूँकि एसेट अब उसकी बुक्स ऑफ लेसी की बुक्स में आ जाएगा इसलिए ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड में 5 साल तक उसको चार्ज करना था। ओवरऑल 10,000 रुपया उसकी वैल्यू थी। तो 10,000 को अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट करें तो 2,000 रुपया हर साल चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो 800, 664, 517 ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमने लोन अमोर्टाइजेशन जो स्केड्यूल बनाया 5 साल का, उसके अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने इंस्टॉलमेंट से ब्रेक किया था, इंस्टॉलमेंट को 2 हिस्सों में तोड़ा था, एक प्रिंसिपल में और एक इंटरेस्ट में, तो वो दोनों यहाँ आपको ये सारी की सारी नज़र आ रही हैं। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इन दोनों को बेटा अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो ये सारे के सारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा जो
कैपिटल लीज में लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं 2005 में अगर ऑपरेटिंग लीज कंसीडर की जाए तो 2505 रुपया चार्ज होगा, $2505 चार्ज होंगे लेसी की बुक में। लेकिन अगर इसको कैपिटल लीज कंसीडर किया जाए तो $2800 इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज हो रहे होंगे। तो एक्सपेंस बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 2006 देखें तो 2006 में 2505 ही चार्ज हो रहा होगा लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर वो इसको ऑपरेटिंग लीज कंसिडर करता है। लेकिन अगर वो कैपिटल लीज कंसिडर की जाती है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल $2664 जो है वो चार्ज होंगे। इसी तरह आने वाले सालों में भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस जो बिहेवियर है वो दोनों में अलग है, कैपिटल लीज में और ऑपरेटिंग लीज में। टोटल देखा जाए तो आपकी ऑपरेटिंग लीज का ओवरऑल टोटल एक्सपेंस 12,525 था और कैपिटल लीज में भी ओवरऑल टोटल एक्सपेंस 12,525 ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ईयरली बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर एंड पे देखें टोटल 12,525 है ऑपरेटिंग का और आखिरी कॉलम में भी 12,525 है कैपिटल लीज का, बात बज़ाहिर देखने में तो सेम है कि 5 सालों में वो भी 12,525 चार्ज हो रहा है, 5 सालों में उसका भी 12,525 चार्ज हो। लेकिन आप अगर ईयरली इसको देखें तो 2008 में देखते हैं, 2008 में ऑपरेटिंग लीज जो है वो लेसी की बुक में $2505 जो है वो चार्ज हो रही है। लेकिन अगर कैपिटल लीज देखें तो $2358 जो डॉलर चार्ज हो रहे हैं। तो एक्सपेंस बिहेवियर चेंज होगा। इससे हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग एंड कैपिटल लीज एंड हाउ वी सेग्रीगेट इट। ये बड़ा ज़रूरी है बेटा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया कि अकाउंटेंट्स जो है वो अपनी मर्जियाँ ना करें कि जहाँ उनका दिल करे ऑपरेटिंग लीज कंसिडर कर लें या जहाँ उनका दिल करे तो उसको कैपिटल लीज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंसिडर कर लें। नहीं, स्टैंडर्ड ने कुछ गाइडलाइंस दे दी। वो 4 पॉइंट्स बेटा अगेन आपने हमेशा याद रखने हैं जिनकी बेस पे डिसीजन लेना है ऑपरेटिंग और कैपिटल लीज में सेग्रीगेशन का। ओके, दिस वाज द इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे। दीज आर द बैलेंस शीट इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलाइज्ड लीज। चूँकि हम जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ख़ास तौर पे अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो एसेट जो है वो लेसर का है और लेसर ही अपनी बुक में उसको रिटेन करेगा। तो लेसी उसको अपनी बुक में जो है वो एसेट रियलाइज़ नहीं करेगा। हाँ, जो कैपिटल लीज है, कैपिटल लीज में लेसी चूँकि उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट पर लिख रहा है तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगी उसकी बैलेंस शीट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैश। तो सिंपल बात है कि जब वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा तो उसके कैश में कमी आती रहेगी। पहले साल 2505 रुपये की कमी आएगी जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। फिर दूसरे साल जो ओवरऑल कैश है वो $5010 मतलब 2 इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी। फिर इसी तरह तीसरी इंस्टॉलमेंट पे इतना कैश कम हो जाएगा, चौथी इंस्टॉलमेंट पे इतना और ये 5वीं इंस्टॉलमेंट पे ओवरऑल कैश कम हो जाएगा। ये हर साल ये कंबाइन इफेक्ट शो किया गया है। कैश कम होने के साथ साथ लीज्ड एसेट जो आपने नॉन करंट एसेट के तौर पे लिखा था 10,000 रुपये का, वो हर साल डेप्रिसिएट होता जाएगा 2-2 हज़ार। चूँकि डेप्रिसिएशन करना भी इसकी जिम्मेदारी है और आखिरी साल में जाके वो बुक्स ऑफ अकाउंट में से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ जो थी वो एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल थी। इसी तरह लीज लायबिलिटी, चूँकि एसेट आया तो वो फ्री तो नहीं आया था, वो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान लिया गया था। लेसी जो है उसको एज ए लायबिलिटी जनरेट करेगा अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। तो शुरू में लायबिलिटी 10,000 थी, आस्ता आस्ता जितना वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमें बेटा लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से मिलेगी जो हमने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग अलग किया था। तो जितनी वो प्रिंसिपल पे करता जा रहा है उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी उतनी कम होती जा रही है। तो ये 10,000 में से 8,295 कैसे आया, ये हम जब लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल सामने रखेंगे उसके अंदर पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल थी वो अमाउंट यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो 10,000 में से 8,295 रह जाएगा।
इसी तरह से उस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर जितनी जितनी प्रिंसिपल आती जाएगी वो लेस होती जाएगी, और एंड पे इसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आप देख सकते हैं 5 साल के बाद ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 5 साल के बाद लीज एग्रीमेंट या उसकी टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी ये इक्विटी के ऊपर कंबाइन इफेक्ट है ओवरऑल, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये होपफुली अब हमें समझ आ गई है कि अगर एक लीज एग्रीमेंट उसकी हम नेचर चेंज करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा इन 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स को अगर मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा, इट विल टेक मच टाइम, बिकॉज दीज आर somehow these are tricky, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द बेस्ट वे इज़ दैट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, द बेस्ट वे इज़ दैट कि आप लोग ये जो हमने पिछली 2, 3, 4 स्लाइड्स में क्वेश्चन रीड किया है, इसको सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को सामने रखें और जो जो चेंजेस आ रही हैं, जिन चेंजेस को हमने डिस्कस किया है, उन चेंजेस को देखते हुए बेटा एक एक ये पॉइंट रीड करें और रीड करने के बाद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इन केस अगर आपको कोई परेशानी होती है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट लीव करें, या आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको इन 4 पॉइंट्स को या 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई प्रेफर कि आप लोग इसको अपनी तरफ से जो है वो इसको देखने की कोशिश करें। द बेस्ट वे इज़ दैट कि इससे पीछे जो 3 स्लाइड्स हैं, इन तीनों स्लाइड्स में जो हमने एक पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व की है, उस इलस्ट्रेशन को सामने रखें। हमने दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं कि अगर ऑपरेटिंग लीज हो तो फिर क्या होगा, अगर फाइनेंसिंग लीज है तो फिर क्या होगा, उनको सामने रख के अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इम्पैक्ट है, ये करक्स है उन सारे पॉइंट्स का, इसको रिलेट करते जाएं तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी और वो एक बेस्ट समझ आएगी, सबसे अच्छी जो है वो समझ आएगी। इन केस अगर आपको उसकी समझ फिर भी नहीं आती तो देन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।